हेलो एवरीबॉडी, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 19 आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ एके सैनी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में। स्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें टॉपिक जो आज कवर करने जा रहा हूं वो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेरियस सबमर्ज्ड सरफेसेस। प्लेन सरफेस है हमारे पास और वो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? लिक्विड के अंदर पूरा पूरा डूबा हुआ, पार्शियल नहीं, फुली पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो उसके ऊपर लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर और फोर्स लगता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 3 हिस्सों में बांट के स्टडी किया जाएगा। देखिए 3 अलग अलग केस इसके बनेंगे जो कि हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले व्हेन द प्लेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, इसकी पोजीशन बताई गई है कि वो किस प्रकार से पड़ा है, ओरिएंटेशन उसकी बताई गई है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। और सेकंड है वर्टिकल प्लेन सरफेस एंड थर्ड वन इज इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो तीनों केसेस को हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की सबसे पहले बात करते हैं। जब आपके पास एक प्लेन लैमिना है, प्लेन सरफेस है और वो कैसे पड़ा हुआ है? लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा हुआ है। देखिए यहां पर ये आपको एक लिक्विड नजर आ रहा है, स्टिल लिक्विड है। स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसके नीचे वाई डेप्थ पर चले जाइए, इसके नीचे चले जाइए गहराई में, वाई हमने उसको लिख दिया। हमने एक प्लेन सरफेस रखा हुआ है। प्लेन सरफेस कैसे है? वो इस पोजीशन में पड़ा है। देखिए इस तरह से है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा है। द प्लेन ऑफ दिस प्लेन लैमिना इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस फ्री सरफेस, उसी के बिल्कुल पैरेलल होगा ये। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया ना। तो ये वाई डेप्थ हमने नीचे रखा हुआ है। इसका अपना सरफेस का एरिया कितना है? कैपिटल ए। ध्यान दीजिए वो हमने ए बताया। ठीक है। और जिस लिक्विड के अंदर ये डूबा हुआ है उसका स्पेसिफिक वेट कितना है? स्मॉल डब्ल्यू। स्पेसिफिक वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब तक सिर्फ इतनी सी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, इतनी ही हमें फिलहाल चाहिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर फोर्स पड़ेगा। बस ये हमने स्टडी करना है। ये सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस है। इसके बाद हम इस प्लेन सरफेस को वर्टिकल कर देंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसको इंक्लाइंड पोजीशन पर रख के देखेंगे, दैट विल बी बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होती जब आप समझने को आगे, और समझने के बाद जो आनंद आप लोगे, आप कहोगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है ना। शुरुआत से चलेंगे और तीसरे केस तक पहुंचेंगे वेरी इजीली। इस वीडियो में तीनों केसेस डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, लेकिन देखते हैं जितना कवर कर पाएंगे उतना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले केस नंबर 1, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, जैसा मैंने आपको दिखाया ही है, इसके ऊपर कितना प्रेशर फोर्स पड़ रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद है ना, P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस WH। हमने पहले अच्छे से डिस्कस किया ना इसको। तो यहां पे P कौन सा है ये भी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिया था। ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लिख देते हैं P एब्सोल्यूट, राइट। अब इसमें क्या कीजिए, P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू W इंटू H। ये हम इधर ले गए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एब्सोल्यूट में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? गेज प्रेशर बनेगा। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, एक एक वीडियो बना बनाकर समझाया है। पिछले लेक्चर्स को उठाकर आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स की भी और कोर्सेज की भी। ठीक है, तो अब इस डिस्कशन में जाने का कोई फायदा नहीं है, हम सीधा जो हमारा अभी का टॉपिक है उसके ऊपर आ रहे हैं। तो P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक ही गेज प्रेशर बनता है, PG लिख देते हैं, इज इक्वल टू WH। तो एक्चुअल में आप P इज इक्वल टू WH इस तरह की इक्वेशन बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। ठीक है ना। तो वो P कौन सा होता है? वो गेज प्रेशर ही होता है। जो भी आप बात करते हो कि फ्लूइड का इतना प्रेशर है, वो गेज प्रेशर ही है। इसके ऊपर डिस्कशन भी मैंने पहले अच्छे से की है। ठीक है जी। तो यहां पर G भी अब लिखने का बार बार कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ P इज इक्वल टू WH लिखते चलो, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना याद जरूर रखना कि वो P गेज प्रेशर होता है। ठीक है ना जी, कंफ्यूज नहीं होना। तो बस ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूं, P इज इक्वल टू WH लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये लिख दिया P इज इक्वल टू WH।
P है प्रेशर, W है स्पेसिफिक वेट, H है कितनी डेप्थ में, कितना नीचे, ठीक है ना। देखो फ्री सरफेस से जितना नीचे चलते चले जाओगे आप, वो H है, इन जनरल दैट इज H। और कौन से लिक्विड की बात हो रही है जिसका स्पेसिफिक वेट W है। तो अगर आप H यूनिट नीचे उतरते हो तो वो जो आपके पास पूरा का पूरा एक सरफेस आता है, उस पूरे सरफेस के ऊपर एक ही प्रेशर एग्जिस्ट करता है, प्रेशर वेरी नहीं करता, इसीलिए उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। आपको याद होगा मैंने समझाया था। तो पूरा का पूरा प्लेन जो कि H डेप्थ नीचे है, उसके ऊपर एक ही प्रेशर रहेगा, वो होगा P इज इक्वल टू WH। तो अब देखिए हमारे पास जो सरफेस है, ये वाला सरफेस तो प्लेन सरफेस ही है और एक ही पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल पड़ा है। पूरे सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो y डेप्थ पर ही हैं, पूरा को पूरा जो सरफेस है ऐसे पड़ा है, तो वो y डेप्थ नीचे है फ्री सरफेस के। तो यहां पर h हमारे पास कितना है, y आ रहा है। सो यू आर गेटिंग p इज इक्वल टू w, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इस लिक्विड का w ही है, और h की जगह हम लिख देते हैं y। ठीक है, वो प्लेन सरफेस पूरा का पूरा y डेप्थ पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसका हर पार्टिकल y यूनिट नीचे ही है। ठीक है ना जी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की वजह से। सो P इज इक्वल टू W इंटू वाई, इतना आ रहा है प्रेशर जो कि इस सरफेस के ऊपर लगेगा। अब हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं फोर्स, प्रेशर फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा इस प्रेशर की वजह से, दैट इज F एंड दैट इज गिवन एज प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर गुना एरिया। एरिया किसका, सरफेस का एरिया, क्योंकि सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो कितना है, कैपिटल A। सो यहां से देखिए P कितना है, WY, और यहां पर आ गया A, WYA। ठीक है जी, या आप लिख दीजिए WAY, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इतना फोर्स इस सरफेस के ऊपर लग रहा है। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी, यहां तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं आई, कोई समझाने वाली ज्यादा बात नहीं थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब ध्यान दीजिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस यहां करने जा रहा हूं मैं। एक तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG बोल दीजिए, चाहे आप सेंटर ऑफ प्रेशर COP बोल दीजिए, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, यहां पर जो हम सिंबल से उसको लिख रहे हैं वो है कैपिटल C, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए कैपिटल P। तो ये दो सिंबल्स मैं यूज कर सकता हूं आने वाले लेक्चर्स में, राइट। तो यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले समझिए क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है किसी भी चीज के लिए वो एक पॉइंट जहां पर उसका सारा वेट जो है वो कंसंट्रेटेड हम मान सकते हैं, और अगर कहीं हम उस पॉइंट को होल्ड कर ले तो पूरी बॉडी वहां पे होल्ड हो सकती है। आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, स्कूलिंग में पढ़ा होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर होल ऑफ इट्स वेट कैन बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है उस एक पॉइंट के ऊपर ही उसका पूरा जो वेट वेक्टर है आप दिखा सकते हो। वहीं से अगर कहीं हम उसको होल्ड कर ले तो पूरी की पूरी बॉडी होल्ड हो सकती है। जैसे ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, अगर आप एक उंगली से इसको पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां आप इसको बिना किसी सपोर्ट के होल्ड कर सकते हो। तो इसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सारा का सारा वेट। तो आप उस एक पॉइंट पर इसका सारा वेट कंसंट्रेटेड मान सकते हो। अगर आपने उस पॉइंट को ही होल्ड कर लिया तो ऊपर से इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे से आपने रिएक्शन उसको दे दी उस पॉइंट के ऊपर, तो वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं और उस एक पॉइंट से वो होल्ड हो जाती है बॉडी। इसका मतलब क्या है, सारा का सारा वेट उस एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हम कंसीडर कर सकते हैं हमारे अपने एनालिसिस के लिए। ठीक है ना बात, वही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और जो हमारे पास जितनी शेप्स हैं उनका एक सेंट्रोइड होता है, ज्योमेट्रिकल सेंट्रोइड जो है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बन सकता है। ठीक है ना जी, तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट में ही लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, उससे बाहर तो नहीं जाएगा ना, इसी के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, तो इसका सेंट्रोइड कहां होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर ही होने वाला है। इसको छोड़ के इधर उधर तो कहीं होगा नहीं ना, इसी के ऊपर ही होगा। अब क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पड़ा है इस तरह से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कितनी हुई इस केस में,
फ्री सरफेस से नीचे, तो वो कितना हुआ, वो उतना ही हुआ जितने प्लेन की डेप्थ है, यानी y डेप्थ हुआ। ठीक है, तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर पोजीशन की बात करें उसको हम लिख सकते हैं yc, दैट मींस डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो सी पॉइंट कहां है हम नहीं जानते, दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसका मतलब वो जहां कहीं भी है y डेप्थ पर ही होगा। सो दैट मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है इस केस में yc हम उसको लिख देते हैं, yc विल बी इक्वल टू y, दैट मींस जो भी डेप्थ है प्लेन सरफेस की उसके बराबर ही है। इस केस में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा है सेंटर ऑफ प्रेशर पोजीशन। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब होता है जहां पर सारा का सारा प्रेशर फोर्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है, वहां एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। देखिए यहां पर ऊपर हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था, P इज इक्वल टू WY, इतना प्रेशर इस पूरी प्लेट के ऊपर लग रहा है। ठीक है ना जी, प्रेशर एक्टिंग ऑन द प्लेट इज W इंटू वाई, और यहां से अगर आप फोर्स निकालते हो, प्रेशर फोर्स वो है WY इंटू ए या WAY। इतना फोर्स देखिए WAY, इतना फोर्स प्रेशर की वजह से इस प्लेट के ऊपर पड़ रहा है, लग रहा है, यही हमने कैलकुलेट किया ना, WAY, टोटल फोर्स इस प्लेट के ऊपर लग रहा है। तो क्या हम उस टोटल फोर्स को भी एक किसी खास पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कि अगर वो पॉइंट पकड़ लिया जाए, उसके ऊपर वो टोटल फोर्स लगा दिया जाए, उसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा टोटल WAY पूरी प्लेट के ऊपर लग रहा है। हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, एक इक्विवेलेंस जनरेट कर देते हैं। जैसे आप थर्मोडायनामिक्स में एक मीन इफेक्टिव प्रेशर की टर्म पढ़ते हो आईसी इंजन्स में, तो वो भी एक प्रकार से इक्विवेलेंस ही तो है। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये टोटल फोर्स WAY इस प्लेट के ऊपर लग रहा है, पूरी प्लेट के ऊपर लग रहा है फ्लूइड की वजह से, लिक्विड की वजह से, तो वो सारा का सारा फोर्स हम एक पॉइंट के ऊपर भी कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। और वो पॉइंट भी कहां होगा, इसी के ऊपर तो कहीं ना कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, वो इसके ऊपर ही तो होगा ना। तो वो जो एक पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो कि सारा फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, तो बात सेम है जैसे सारा फोर्स पूरी प्लेट के ऊपर लग रहा है। ठीक है ना, तो वो जो एक पॉइंट है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। आगे आपको बात समझ में, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो पोजीशन है उसको हम लिख सकते हैं YP। ठीक है, YP, सेंटर कैपिटल P कर लीजिए, यहां पे कैपिटल P, सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पे कैपिटल C लिख सकते हो। सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन YP, यानी डेप्थ कितनी होगी सेंटर ऑफ प्रेशर की, तो वो भी अंडरस्टूड ही है। इस केस में सेंटर ऑफ प्रेशर भी कहां होगा, बॉडी के ऊपर ही है ना, कहीं जहां पे भी है, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, फिर Y ही रहेगी, जो कि प्लेन सरफेस की डेप्थ है। सो YP इज ऑल्सो Y इन दिस केस। यहां पर ये दोनों चीजें इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती, लेकिन जो आने वाले केसेस हैं हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल इंक्लाइंड, उनमें इनका काफी इफेक्टिवली रोल आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां सिर्फ आप याद रख लीजिए, याद क्या रखना आपने, इतना फोर्स लग रहा है सबमर्ज्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के ऊपर, कितना, WAY। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग, दिस मच फोर्स WAY इज एक्टिंग ऑन द प्लेन सरफेस विच इज lying horizontally, ठीक है, within the fluid of specific weight W and the plane surface is Y unit in the depth of liquid below the free surface, right। और उसके बाद यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड बोल दीजिए, उसकी पोजीशन रहेगी Y के बराबर, जो प्लेन सरफेस की डेप्थ है। ऐसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन भी क्या रहेगी, Y डेप्थ के ऊपर रहेगी। वो इसके ऊपर कहां है ये मैटर भी नहीं करता, मैटर करता है कि डेप्थ कितनी है, हमें डेप्थ ही चाहिए। फ्री सरफेस से वो कितना गहरा है वो तो हमें पता लग ही रहा है, वो उतना ही है जितना फ्री सरफेस की अपनी डेप्थ थी। ठीक है जी, तो वीडियो काफी लंबी होती चली जा रही है, दूसरा केस इसमें मैं नहीं स्टडी कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, इसको ध्यान से जरा समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं इसको यूज करूंगा, नेक्स्ट दोबारा से एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें वर्टिकल प्लेन सरफेस की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।